दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद पर हवाला से जुड़े केस में ईडी का छापा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे ईडी के समक्ष पेश। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा की आचार समिति के समक्ष आज होंगी पेश। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का है आरोप। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। सभी दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे। मध्य प्रदेश में एक चरण में होने वाले और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारी वापस लेने का आज आखिरी दिन। धूल और धुएं के गुबार में लिपटी दिल्ली। खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में भी प्रदूषित हुई हवा। खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से आज उतरेगी टीम इंडिया। वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका से होगा सामना। तेंदुलकर के एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी विराट कोहली की नजरें। और गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दिखाएंगे दम। अब तक 56 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। ईडी ने दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर छापा मारा है। इनका नाम है राजकुमार आनंद, जिनके सिविल लाइन स्थित आधिकारिक आवास समेत 9 जगहों पर सुबह से ही छानबीन चल रही है। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई कस्टम और हवाले से जुड़े मामले में हो रही है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। पहली बार 20 में पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। उनकी पत्नी वीना आनंद यहां से पहले विधायक रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र पाल गौतम की जगह राजकुमार आनंद को कैबिनेट में शामिल किया गया था। भाजपा नेता हरीश खुराना ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर हो रही छापेमारी पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में व्यस्त है। आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ पे रेड डालकर कुछ चीजें की छानबीन करी है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ कर्म कांडों में, घोटालों में बिजी है और स्लिप पाई जा रही है। ईडी ने अपनी कार्रवाई करी है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। जो खबर लगी है कि हवाला का मैटर है, कस्टम का मैटर है, तमाम दस्तावेज कहीं ना कहीं सीज किए गए थे, उसके तहत आज ईडी ने उनके यहाँ रेड करी है। कानून अपना काम कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी अब और अधिक हमलावर हो गई है। केजरीवाल के जरिए ईडी पर लगाए गए आरोपों पर कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। वहीं हरीश खुराना ने भी कहा कि केजरीवाल को ईडी को जवाब देना ही होगा। आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वो डरे हुए हैं, उनके मन में चोर है और वो जांच से बचना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के दफ्तर में बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं, अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। आज तो ईडी ने अपने कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा हम सबको नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा कानून के तहत हो रहा है। लेकिन ये जो बौखलाहट है कि जेल से सरकार चलेगी, वो आपका अपना निर्णय होगा। जेल से सरकार चलेगी, आपका मॉरल नैतिकता कहाँ जाएगी वो तो तब देखेंगे। 338 करोड़ रुपया का जो मनी ट्रेल है उसके बारे में आपको जवाब देना है। सी अरविंद ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें आपको जवाब देना है। आपको विजय नायर के आपके रिश्ते जो आपके माई बॉय वाला है उसके जवाब देने। इन सब सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी निर्धारित है, लेकिन इससे पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर में पेश नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि वे आज मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान के लिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी को चिट्ठी भी लिखी है और आरोप लगाया है कि उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजना राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से नोटिस तुरंत रद्द करने का आग्रह किया है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए उन्हें समन जारी किया है। और अब बात संसद में सवाल पूछे जाने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। इससे पहले महुआ ने लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था। कैश फॉर क्वेरी केस में लगे आरोपों पर महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया गया था। सांसद महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। एक इंटरव्यू में महुआ ने यह माना था कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इसके लिए उन्होंने कैश या महंगे तोहफे लिए थे। सीबीआई को दी अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था और इसी शिकायत के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफे लेकर महुआ संसद में सवाल पूछती हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से महुआ को निलंबित करने की मांग की। इससे पहले लोकसभा की आचार समिति जय अनंत और निशिकांत के बयान दर्ज कर चुकी है। कैश फॉर क्वेरी मामले पर वकील जय अनंत ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। मामला एथिक्स कमेटी के सामने है। मेरी विनती है कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। कमेटी का राइट है डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए क्या होना नहीं चाहिए। ना मैं ना आप ना कोई तीसरा व्यक्ति बता सकता है कि कैसे होना चाहिए कमेटी का काम। वो तो सिर्फ कमेटी तय करेगी। तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं है उस पर। खुश और ना खुश होने का कोई सवाल नहीं है। ये मामला बहुत गंभीर है, सीरियस इशू है और मैं केवल यही मेरी विनती यही है कि सच बाहर निकलना चाहिए। इसके बियॉन्ड मैं ना कुछ चाहता हूँ ना मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है। और अब खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की जिला कोर्ट फैसला सुनाएगी। अदालत ने मस्जिद परिसर के चल रहे एएसआई सर्वेक्षण में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को शामिल करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। और अब बात बढ़ते वायु प्रदूषण की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। सफर के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो गया है कि सुबह धुएं की मोटी चादर देखने को मिली है। इससे लोगों का अब सांस लेना भी दूभर हो गया है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट ने मास्क पहनने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में तो हवा की गुणवत्ता का स्तर 397 दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में हवा का स्तर और भी खराब होने की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब में भी हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबरें 5 राज्यों की जहां विधानसभा चुनाव होने, यानी कि जनादेश की। जनादेश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश चुनावों में कांग्रेस नेता कमलनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राज्य में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य की सभी 230 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4,439 में से 2,916 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। बात करें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की, तो यहां भी आज कई दिग्गज स्टार प्रचारक चेहरे प्रचार करेंगे। तो दूसरी तरफ राज्य में दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है।
31 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने के बाद 1066 उम्मीदवारों के नामांकन मान्य पाए गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव में 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण का मतदान होगा। बीजेपी का मतलब है कमिटमेंट विद डिसिप्लिन। ये कहना है जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का। वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन राठौर राजस्थान में बीजेपी के स्टार कैंडिडेट हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। उनसे उनके चुनाव प्रचार के दौरान खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ हैं जाने माने बीजेपी के कैंडिडेट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं और यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कितना अच्छा इत्तेफाक है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले तो कार्यकाल जो रहा है पिछले 10 साल में, उसमें पूरे देश में एक प्रगति का माहौल, एक विश्वास का माहौल हुआ है। ब्रांड भारत वो पूरे दुनिया में माना जा रहा है। लोगों को अपने अंदर एक नया विश्वास जगा है। तो अब ये जरूरी है कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी होती है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है, वो राज्य सरकार होती है। तो राज्य सरकार भी उतनी ही गति से काम करे जिस गति से केंद्र सरकार काम कर रही है, तभी वो डबल इंजन कहलाएगा। और राजस्थान में पिछले 5 साल हम पीछे रह गए। तो अब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो झोटवाड़ा विधानसभा का जो जिम्मेदारी दी है, उसमें जम के काम करना है, विकास करना है, बेसिक बुनियादी जरूरतें की यहाँ पर जरूरतें हैं, उसको पूरा करना है। सो एक बहुत ही शानदार अवसर है। मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर भी एक लर्निंग कर्व है। ये चुनावी दंगल जो है, इसमें ऑपोजिशन का कैंडिडेट भी होता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई है। जो कटारिया जी हैं कांग्रेस से, उन्होंने तो कह दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो इसमें क्या माना जाए? मैं कांग्रेस की मुश्किल समझता हूं और कारण ये हुआ कि पिछले 5 साल जो जिस तरह से उन्होंने लूट मचाई राजस्थान में, जिस तरह से झूठे नारे दिए, झूठे वादे करे, अब वो कौन सा चेहरा लेकर जनता के सामने जाएंगे? जनता के पास जाना मुश्किल हो रहा है उनके पास। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैदान में उतरना नहीं चाहते। तो उनके अंदर का जो द्वंद्व युद्ध, जो घमासान है, वो सड़कों पे ना आए, वो उस वजह से चिंतित हो रहे हैं। और वही कारण है कि वो अभी तक अपनी घोषणा नहीं कर पा रहे सीटों की। अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमने बहुत सी पब्लिक के लिए योजनाएं दी हैं और हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आए। क्योंकि नॉर्मली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है कि एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी के लिए क्या ये चुनौती है या एंटी इनकम्बेंसी काफी होगा? हम तो जो काम कर रहे हैं वो ऐसा जबरदस्त काम कर रहे हैं जिसके अंदर पाई का हिसाब हो रहा है। हम रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं, वंशवाद की नहीं करते। हम डेवलपमेंट वाला राजनीति करते हैं। हम सबको साथ में लेकर चलते हैं और जिस तरह से विकास हम कर रहे हैं, हम तो उसी पर यहाँ पर चुनाव लड़ लेते। लेकिन जो इन्होंने हालत करी है राजस्थान की, वो तो राजस्थान को माइनस में ले गया है। वो 5 साल पीछे ले गया। उन्होंने किसानों को नहीं बख्शा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, युवाओं को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा है राजस्थान में। केवल और केवल, जैसे आप बोल रहे हो ना, एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो गया है। कांग्रेस खड्डे में गई है, लेकिन एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो गया है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। इस चुनाव में आपकी यूएसपी क्या रहेगी? अब एक्शन ओरिएंटेड है, स्पीड ऑफ वर्किंग है, स्कोप बड़ा हो, स्पीड ऑफ वर्किंग हो, एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी हो। हर 3 महीने में हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं कि हमने क्या बदलाव लेकर आए। सो ये बिल्कुल ही नया युग है। तो यूएसपी ये है, एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट टू वर्क विद डिसिप्लिन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वैल्यू है। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका यह कहना है कि कमिटमेंट विद डिसिप्लिन, और क्यों ना हो क्योंकि वो खुद एक फौजी रह चुके हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। राजस्थान में कांग्रेस की चौथी और पांचवी सूची आने के बाद टिकट कटने से नाराज पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर असंतुष्ट पार्टी नेता महेश जोशी के समर्थकों ने हंगामा किया, तो टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा ने प्रदेश एएससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच प्रदेश में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं, तो दिग्गज नेताओं ने चुनावी रैलियों को भी संबोधित किया। राजस्थान के रण में बीजेपी का प्रचार करने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतरे। अलवर के तिजारा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आप जानते हैं, अगर यही हत्या यूपी में हुई होती तो क्या होता। उन्होंने कहा कि यूपी में बेटी की सुरक्षा भी है और संतों का सम्मान भी, लेकिन राजस्थान में अराजकता का माहौल है और इसका इलाज तो हनुमान जी की गदा में है। किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरह टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। इस बीच जयपुर की विद्याधर नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने सीकर रोड स्थित चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ा है और यहां राम राज्य स्थापित किए जाने की जरूरत है। इस बीच कांग्रेस के 61 उम्मीदवारों की 2 नई सूची आने के बाद नाराज कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एससी आयोग को वैधानिक दर्जा नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकट काटे जाने से नाराज बैरवा ने कहा कि ये सच बोलने का इनाम है। 25 सितंबर को जिन लोगों ने इस्तीफे दिए, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। हम काला कमान के साथ थे, हम मुख्यमंत्री आवास में थे। राजेंद्र सिंह गुड़ा हो, गिरिराज सिंह मलिंगा हो, चखला लाल हो, उनका ये नाम मिला है। वो हो सकता है, लेकिन समर्थकों को औरों को भी कही दिया है, लेकिन वो हमारा तो यही दोष है ना कि मैं सत्य बोलता हूँ। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे में सच उजागर किया है। उनकी व्यथा से स्पष्ट है कि कांग्रेस में दलित बहनों भाइयों की सुनवाई नहीं है और उनसे जमकर भेदभाव किया जाता है। कांग्रेस ने उन्हें वोट के लिए सगा बताकर ठगा है। चुनावी भाषणों में खुद को हीरो दिखाने वाले राहुल गांधी और अशोक गहलोत असल में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के कट्टर विरोधी हैं। पिछले 5 साल में इनकी सर फुटअव्वल सबने देखी है। किस तरह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को गधा घोड़ा बकरा कहा, आपने देखा। पूरी सरकार क्वारंटीन रही। सरकार के एक मंत्री ने जाके अपनी सरकार के बाकी लोगों पर भ्रष्टाचार के वो क्या कहते हैं उसको मुकदमा दर्ज करा दिया, और उसके बाद में जब सरकार में वो वापस मानेसर से लौट आए तो कुल मिला के उनको क्लीन चिट मिल गई, FIR वापस ले ली गई। तो पिछले 5 साल में राजस्थान ने इस सरकार के दंश को झेला है। हमारा जो पूरी ताकत है, हमारा संकल्प है, वो राजस्थान की जनता को इस कुशासन से बाहर निकालना है, इस गहरे गड्ढे से बाहर निकालना है, और विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है उसमें विकसित राजस्थान की भूमिका तय करनी है। इस पूरे मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन रख के चलनी पड़ेगी। दरअसल कांग्रेस ने चौथी और 5वीं सूची में कुल 61 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन पार्टी ने उन 35 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था। माना जा रहा है कि इस बार ज्यादातर उन्हीं टिकटों को बदला गया है जिन्हें सचिन पायलट खेमे का माना जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के इस कदम से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच
पहले से चली आ रही खींचतान और बढ़ सकती है। बात करें मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए, प्रचार अब भी जोरों पर चल रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मिजोरम में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मिजोरम की जनता ने बरसों तक कांग्रेस को देखा है, MNF को देख लिया है और दोनों का ही शासन भ्रष्टाचार और कुशासन का उदाहरण है। उन्होंने नए मिजोरम के निर्माण के लिए राज्य की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। मिजोरम के ममित में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी की समस्या खत्म होने से हालात बदल गए हैं। आज हर उत्तर पूर्वी राज्य में देश की राजधानी दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी है। जहां कहीं भी आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, विदिन 3 इयर्स हमारी गवर्नमेंट यदि मिजोरम बनती है तो उसको हम डंके की चोट पर रिजॉल्व करेंगे। 2014 में नॉर्थ ईस्ट में केवल 8 एयरपोर्ट्स और 1 वाटरवेज हुआ करते थे, वहीं आज मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के बाद 2023 में 17 एयरपोर्ट्स और 18 वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट में खुल गए हैं। इससे पहले उन्होंने चुनावी राज्य मिजोरम के तीपा में भी जनसभा को संबोधित किया। मणिपुर हिंसा को पीड़ादायक बताते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल से दिल की बातचीत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को वास्तव में विकसित किए बिना एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। दिल्ली में कांग्रेस का रूल था तो मिजोरम क्या पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस से भी दूर था और हम लोगों के दिल से भी दूर था। जब से सेंटर में एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। राज्य की सभी 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मिजोरम के ममित और तीपा से विक्रमजीत सिंह, टीडी न्यूज। बढ़ते हैं अब अन्य खबरों की ओर। आज दिल्ली में भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका विषय पर प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक G20 सम्मेलन का आयोजन किया और अफ्रीकन संघ को G20 का सदस्य बनाया। Contribution this man of destiny, Shri Narendra Modi, has made for Bharat. Look back last 3 months only, don't go behind. We had such a successful organization of G20. Where did we have it? In Bharat Mandapam, one of the 10 topmost convention centers of the world. What did we negotiate? Delhi Declaration. What did it indicate? We got African Union as a member of G20, a global impact. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब एक खास खबर की बात। हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश पहचान दे रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं बिच्छू और संप्रदंश के प्रसिद्ध डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर के बारे में, जो बिच्छू सांप के विष पर शोध के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में बावस्कर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है। डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर, जिनका जीवन आज की चिकित्सा पद्धति की हर परंपरा को खारिज करता है।
मरीजों के प्रति उनका समर्पण और संसाधनों की कमी वाले माहौल में भी उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल देने की उनकी प्रतिबद्धता आज के युवा चिकित्सकों के लिए एक आदर्श है। उनका बचपन बेहद मुश्किलों में बीता। बहुत ही कठिनाइयों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पूरे सेवा भाव समर्पण के साथ वो लग गए मरीजों के दुखों को दूर करने में। रायगढ़ जिले के तटीय गांव के एक छोटे से जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब उनकी पोस्टिंग हुई तब उन्हें पता लगा कि उस क्षेत्र में बिच्छू डंक से होने वाली मौतें बेहद आम है। उनके अंदर के वैज्ञानिक को मिली एक नई प्रेरणा और उन्होंने उसकी काट ढूंढने का निश्चय किया। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। वो लग गए शोध में। 1978 में उनके शोध पत्र द लेसन में छपे और आज बिच्छू डंक विशेषज्ञ के रूप में उनकी ख्याति पूरे विश्व में है। गरीब तबके से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने वाले लोग कम ही होते हैं, जैसे सर्पदंश यानी सर्प के काटने की समस्या। हर साल भारत में लगभग 55 से 60 हजार लोग सर्पदंश से अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें 94% किसान और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं। लेकिन डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर एक ऐसे डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना पूरा शोध ही बिच्छू और सर्पदंश पर केंद्रित कर दिया। डॉक्टर बावस्कर ने महाराष्ट्र में बावस्कर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो बिच्छू के डंक और सांप के काटने के विष के प्रबंधन पर अग्रणी शोध के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर बावस्कर ने MBBS और MD की डिग्री हासिल की, लेकिन किसी बड़े शहर में आरामदायक जीवन बिताने की बजाय उन्होंने बिच्छू के डंक पर शोध जारी रखने के लिए स्वयं राजगढ़ जिले के ग्रामीण अस्पताल में स्थानांतरण का अनुरोध किया। उनकी पत्नी ने भी शोध में उनका साथ दिया और 1983 में डॉक्टर दंपत्ति ने बिच्छू के डंक का इलाज ढूंढा, जिससे मृत्यु दर में 40% की कमी आई। डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर लोगों की जिंदगी बचाना ही अब उनका मिशन बन चुका है। हमारा एक फ्रेंड था बचपन का, उसको सांप ने काटा और उसको खेड़े में लाया। खेड़े में लाने के बाद वो टेम्पल का पार बोलते उसको, टेम्पल के पार पे बैठा है उसको और वो मांत्रिक बुलाया। हम जब तो मैं छोटा था तो भी बोलता था कि ये इसको दवाखाने में ले जाओ, दवा। नो बडी माई वॉइस वॉज लेस। और अब रात को 12 बजे वो मर गया। तब से हमारा ज़िंदगी ऐसा हो गया कि उसका स्नेक बाइट पे कुछ तो भी करना मांगता है। और लकीली हम डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर बनने के बाद इट हैज गिवन मी चांस टू सर्व एंड टू ट्रीट द स्नेक बाइट केसेस। स्कॉर्पियन बाइट के बिच्छू काटने के लोग आते थे तो वो बोलते कि इसको मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो बाहर कुछ अंगारा लगाते थे, मांत्रिक की तरफ जाते थे। लेकिन जब सीरियस हो जाते थे तब हमारे तरफ आते थे। फिर हमने क्या किया, उसका बहुत स्टडी किया। स्टडी करने के बाद ऐसा हुआ, जो सीरियस पेशेंट हो गए, सीरियस पेशेंट होने के बाद भी वो जिंदगी हो गई, वो अच्छे होके डिस्चार्ज होके गए। जब फिर लोगों को मालूम हुआ कि मेडिसिन में इसको ट्रीटमेंट है और अंधश्रद्धा अपने दूर हो गई, क्योंकि बच्चे जगने लगे, लाइफ मिलने लगा और जो मांत्रिक थे वो मर गए लोग। नाउ एडवांस हो गया, बहुत एडवांस साइंस हो गया। इधर अभी स्नेक बाइट में भी कोई भी किधर जाता नहीं, बिकॉज ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी आर गिविंग लाइफ टू दिस विक्टिम, वी आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट एंड दे कम टू नो। हॉस्पिटल में जाने के बाद आदमी अच्छा होता है। देश विदेश में कई व्याख्यान कार्यशालाओं में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर बावस्कर के द लैंसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 108 से अधिक मौलिक शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं। कई शीर्ष वैज्ञानिक पत्रिकाओं के वे समीक्षक भी हैं। भारत में सर्पदंश प्रबंधन और नीति के लिए राष्ट्रीय नीति मसौदा तैयार करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनकी आत्मकथा मराठी साहित्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ऐसा वो भी गरीब घराने के थे और हम भी ज़्यादा कुछ पैसे वाले नहीं थे। मैं भी जब छोटी थी, चौथी पाँच में, मैं भी 4-5 साल दूसरे एक वकील थे उनके घर में काम करने के लिए जाती थी। लेकिन इनकी जैसी इतनी हालांकि नहीं थी हमारी। इनका स्वभाव तो बहुत स्ट्रिक्ट था। कोई अभी भी हमारे घर में कोई आता नहीं, इतना ज़्यादा आता नहीं। जब भी इनको पद्मश्री मिला तभी भी मुझे लगा कि कोई आए कि नहीं, मिलने को आए कि नहीं। लेकिन बहुत लोग आए, 3-4-3.5 हज़ार लोग मिलने को आए थे उस दिन। कभी कभी ऐसा होता है, एक घर में पेशेंट आता है स्कॉर्पियन बाइट का और उसको ट्रीट किया, वो अच्छा होता है तो वो सब लोग बोलते, डॉक्टर साहब आप पहले होते तो हमारा पहला बच्चा भी जिंदा रहता था।
सर्पदंश और बिच्छू के डंक पर अपने ऐतिहासिक शोध से डॉक्टर बावस्कर ने न सिर्फ वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित किया, बल्कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। बिना किसी बाहरी फंडिंग के अपनी लगन, कर्मठता और मानवता की भावना से वंचित वर्ग के लाखों लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर हिम्मतराव सालुबा बावस्कर को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले बहुत से वीर सपूतों का नाम आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ के पहले वीर सपूत वीर नारायण सिंह थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी उन्होंने दे दी थी। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी पर लटका दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के आदिवासी योद्धाओं का स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ के पहले स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को याद किया। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार थे। दरअसल उन दिनों सोना खान एक रियासत के रूप में जानी जाती थी, जो आजकल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में आता है। यहाँ के बिंजवार जमींदार परिवार में वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। बचपन से ही वीर नारायण सिंह को वीरता, देशभक्ति और निडरता अपने पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से ही वो धनुष बाण, मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, घुड़सवारी और बंदूक चलाने में महारत हासिल कर चुके थे। अंग्रेज उनके शौर्य से डरे हुए थे। शहीद वीर नारायण सिंह अपने लोगों से अटूट लगाव रखते थे। 1856 के भीषण अकाल के दौरान इस वीर सपूत ने कसडोल के साहूकारों का गोदाम लूटकर गरीबों में बांट दिया। इसलिए गरीबों के लिए वीर नारायण सिंह एक मसीहा के रूप में सामने आए, जिसके कारण वहां के साहूकार वीर नारायण सिंह से दुश्मनी करने लगे थे। साहूकारों ने इसकी शिकायत अंग्रेजी हुकूमत से भी की थी। शहीद वीर नारायण सिंह की शिकायत जब साहूकारों ने ब्रिटिश सरकार से की, तो अंग्रेज उनसे बदला लेने की कोशिश करने लगे। वीर नारायण सिंह की शिकायत मिलते ही डिप्टी कमिश्नर एलियट ने उस क्षेत्र को सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया। 24 अक्टूबर 1856 को शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लूट, चोरी और हत्या जैसे मुकदमे चलाने के लिए रायपुर जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी, जिसकी आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी थी। इस आग में कई भारतीयों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त शहीद वीर नारायण सिंह रायपुर की जेल में बंद थे। 1857 की क्रांति के दौरान उनके साथ जेल के कुछ सैनिक भी जुड़ गए, जिन्होंने जेल से भागने में उनकी मदद की। जेल से भागने के बाद वीर नारायण सिंह ने केवल 500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ सोना खान में स्वतंत्रता दिला दी। 1 दिसंबर 1857 को वीर शहीद नारायण सिंह ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, जिसमें उन्होंने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद घायल अंग्रेजों ने गोले बारूद के साथ सोना खान पर हमला कर दिया। वीर नारायण सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसमें वीर नारायण सिंह घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए पूरे गांव को ही आग लगा दी थी, लेकिन ग्रामीणों की जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें मौत की सजा दी गई। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी देने के बाद उनके शव को रायपुर के जय स्तंभ चौराहे पर बांधकर तोप से उड़ा दिया। वीर नारायण सिंह के अमर बलिदान से लोग प्रेरित हुए और उनमें से 17 लोगों को 22 जनवरी 1858 को फांसी की सजा सुनाई गई। वीर नारायण सिंह की शहादत की तरह उनका बलिदान भी छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक स्मरणीय घटना थी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात विदेश मंत्री की इटली यात्रा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल में भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम में पुर्तगाल के विदेश मंत्री जोआओ क्राविनो से भी वे मुखातिब हुए। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को बढ़ावा देने में पुर्तगाल के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पोर्टो 2021 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक कार्यस्थल में प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की प्रासंगिकता पर चर्चा की। उन्होंने सीधे हवाई संपर्क की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने भारत में जारी परिवर्तनकारी सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सहयोग के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल में रह रहे भारतीय समुदाय से भारत पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ समारोह में सहयोग का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पुर्तगाल दौरे के बाद विदेश मंत्री इटली रवाना होंगे। इटली में विदेश मंत्री अपने समकक्ष एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री भारत इटली संसदीय मित्रता समूह को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ वे भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन आज भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित नम 200 सम्मेलन को संबोधित करेंगी। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने भी शामिल होंगे। कोलंबो पहुंचने के बाद उन्होंने कैंडी में श्री दलाडा मालिगावा में पूजा अर्चना की। सीतारमण ने असगीरिया और मालवते के प्रमुख धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री ने अनुराधापुरा में जय श्री मां बोधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी, जिसका विषय है कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को भी बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्री इस दौरान महत्वपूर्ण वार्ताओं और राजनीतिक विचार विमर्श में भी शामिल होंगी। और अब बात कारोबार जगत की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों को कोई बदलाव न करने के फैसले के चलते अमेरिकी बाजारों में उछाल देखने को मिला है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। कई दिन के लगातार गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स की शुरुआत 400 अंक से अधिक की बढ़त के साथ हुई, वहीं निफ्टी भी 130 अंक की बढ़त के साथ खुला। फिलहाल की बात करें तो इस वक्त सेंसेक्स 430 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और निफ्टी 100 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। गौरतलब है कि कल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान के साथ बंद हुए थे। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की और सबसे पहले बात इजरायल और हमास संघर्ष की। गाजा पट्टी में भीषण संघर्ष लगातार जारी है। दोनों एक दूसरे पर रॉकेट दाग रहे हैं। इजरायल की सेना हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने में लगी हुई है। आसमान से लेकर जमीन तक सभी जगहों से हमास पर हमले किए जा रहे हैं। गजा शहर में एक बार फिर आग की लपटें देखने को मिली। गजा में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन हमलों में 3600 से अधिक बच्चों समेत कम से कम 8796 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास और इजरायल संघर्ष के बीच हमास की सैन्य शाखा ने एक वीडियो जारी किया है। हमास की ओर से इजरायली टैंकों के शेलों के माध्यम से निशाना बनाने का दावा किया गया है। अल कसम ब्रिगेड ने बयान में कहा है कि टैंकों को यासीन 105 गोले से निशाना बनाया गया था। इजरायली टैंक कई दिन से गजा में कार्रवाई कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी सेना ने लगभग 300 लक्ष्यों पर हमला किया है, जिसमें भूमिगत हमास सैन्य परिसर भी शामिल है। अमेरिकी वायुसेना ने एक परमाणु सक्षम मिसाइल मिनुटमैन 3 को नष्ट कर दिया है। कैलिफोर्निया में वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किए गए इस मिसाइल में कुछ तकनीकी खामियां थी, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। वहीं इस पर वायुसेना ने कहा है कि मामले की जांच के लिए एक प्रक्षेपण विश्लेषण समूह का गठन कर रही है। मिनुटमैन 3 मिसाइल की रेंज 6000 मील से अधिक है और यह लगभग 15,000 मील प्रति घंटे की गति से हमला कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिनेसोटा के नॉर्थ फील्ड में एक डच क्रीक फार्म का दौरा किया। इस दौरान बाइडेन ने ग्रामीण अमेरिका के विकास के लिए $5 अरब से अधिक के नए निवेश की घोषणा की। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि यह योजना मौजूदा फंडों की रेप्रोग्रामिंग से तैयार की गई है।
अवैध प्रवासियों के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अवैध अप्रवासियों को निकालने का अभियान चलाया था। पाकिस्तानी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि देश छोड़ने की सरकार की निर्धारित समय सीमा खत्म हो गई है। इन अवैध अप्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या अफगानों की है। इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में अफगान कॉलोनी में बसे घरों को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। वहीं कॉलोनी के निवासियों ने शिकायत की है कि उन्हें खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। UNHCR के चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के इस कदम से मानवाधिकार संकट पैदा हो सकता है। और अब बात खेल जगत की। विश्व कप में जीत के साथ सवार भारतीय टीम का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के साथ आज होने जा रहा है। अब तक प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में स्थान बनाने की होगी। टीम इंडिया ने अब तक प्रतियोगिता में 6 के 6 मैच अपने नाम किए हैं और सभी में उन्हें जीत हासिल हुई है। आईसीसी विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनने के उद्देश्य से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। प्रतियोगिता में अब तक भारतीय टीम ही एकमात्र टीम है जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है। टीम ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हरा चुकी है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इस समय अच्छी लय में दिखाई दे रही है। कप्तान रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है और सलामी जोड़ी के रूप में शुभमन गिल से उन्हें अच्छा साथ मिल रहा है। विराट कोहली और केएल राहुल ने भी अब तक बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक पांड्या फिट होकर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे में वो किसी खिलाड़ी की जगह प्लेइंग 11 में वापसी करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गेंदबाजी में बुमराह और शमी ने अब तक अपनी धारदार गेंदबाजी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। श्रीलंका के खिलाफ भी वो अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव का खेलना तय है। दूसरी तरफ बात अगर श्रीलंका की करें तो 6 मैचों में टीम को 4 में हार मिली है और उनका सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। टीम को पिछले मैच में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ गलती नहीं करना चाहेगी। टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। भारत और श्रीलंका की टीम 11 साल बाद एक बार फिर से वानखेड़े स्टेडियम में खेलने उतरेगी। भारत और श्रीलंका का वनडे फॉर्मेट में अब तक कुल 167 मैचों में आमना सामना हुआ है। इस दौरान भारत ने 98 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका 57 मौकों पर विजयी हुआ है। दोनों टीमों के बीच 11 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए और 1 मैच टाई हुआ है। वहीं वनडे विश्व कप में दोनों के बीच अब तक कुल 9 मैच हुए हैं। इसमें से 4 में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है, तो इतने ही मैचों में श्रीलंका ने जीत दर्ज की है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच अपनी समान उछाल और गति के कारण बल्लेबाजों को मदद करती है। ऐसे में हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद दर्शकों द्वारा की जा सकती है। ये वही वानखेड़े स्टेडियम है जहां 11 साल पहले भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता था। ऐसे में टीम इंडिया उस याद को जहन में रखते हुए इस बार भी श्रीलंका को हराकर अपने अजय सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी और विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। बात करते हैं हम गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन अब भी जारी है। प्रतियोगिता का आज 7वां दिन है। आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल सहित कई अन्य स्पर्धाओं में खिलाड़ी दमखम दिखाते नजर आएंगे। कड़ी प्रतियोगिता के बीच महाराष्ट्र की टीम 56 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर काबिज है। वहीं सर्विसेज ने अब तक 33 स्वर्ण पदक जीतकर वो दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा 24 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर काबिज है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ओडिशा की रग्बी टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। ओडिशा की पुरुष टीम ने जहां पहली बार रग्बी में कांस्य पदक जीता, वहीं महिला टीम ने तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। ओडिशा की टीम में अधिकतर खिलाड़ी आदिवासी इलाके से आते हैं। ओडिशा को हमेशा हॉकी खेल के लिए जाना जाता है। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में ओडिशा विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उनकी पुरुष टीम ने पहली बार रग्बी में कांस्य पदक जीता। इनमें से अधिकतर खिलाड़ी आदिवासी इलाके से हैं, जो उनकी सफलता को और भी खास बनाता है।
बहुत मेहनत के बाद आज मेडल जीते हैं। हमारा एक्चुअली जितना मेहनत किए थे उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन हम ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हम वो मिस्टेक ले कि हम वो गलती सुधार की हम प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत से हम 3 महीने से बहुत मेहनत करी थी, वो मेहनत का हम जरूर रख के हम जीत के आएंगे, तो बहुत अच्छा लगा। ओडिशा की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने बिहार को करीबी मुकाबले में हराया। ये राष्ट्रीय खेलों में उनके लिए स्वर्ण पदक की हैट्रिक थी। वे अपनी सफलता का श्रेय सरकार से मिल रहे समर्थन को देते हैं। हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग जो था मोटो, तो हम फाइनली मेडल हम जीत गए फर्स्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जो मोटो लेकर आए थे वो आज पूरा हुआ और इतना कंटेस्ट था। लेकिन एक बात बताना चाहूंगी कि लास्ट तक हार मारना नहीं चाहिए, जो कि लास्ट मिनट में भी मतलब सब चेंज हो सकता है। ओडिशा के कोच भी अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। 3 महीने से काफी मेहनत कर रहे थे बच्चे लोग और उसका नतीजा आज निकल गया। यहाँ लड़का और लड़की दोनों बहुत कोशिश किए थे और इनका जो पहला मैच था हमारा क्या है कि लास्ट ओपन नेशनल में 5-7 प्लेयर को बैन लगा था। उसमें हम 12 जो प्लेयर आए थे ना, उसमें 5 प्लेयर को ना खेलने का यहाँ पे था, तो हम 7 आदमी पहला गेम पे शुरू किए और उस दिन से मेरे को पता चल गया था कि हमारा यूनिटी कितना है। भारत में धीरे धीरे रग्बी का खेल लोकप्रिय होता जा रहा है। रग्बी एक शारीरिक खेल है और इसमें बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। इन लड़कों और लड़कियों ने अपने राज्य के लिए पदक जीते हैं, लेकिन वे एक नए भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जो मजबूत, निडर और दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है। 37वें नेशनल गेम्स में रग्बी के प्रति भी दीवानगी देखने को मिली और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रग्बी के मुकाबले खेले गए। इस मुकाबले में जहां मेंस टीम ने उड़ीसा की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल जीता, वहीं महिलाओं ने स्वर्ण पदक पर बाजी मारी। ये निश्चित तौर पर रग्बी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी इंपॉर्टेंट जीत होगी, क्योंकि यहाँ का उत्साह, यहाँ का स्पेक्टेटर और यहाँ के रग्बी फैंस इसको एंजॉय कर रहे हैं और रग्बी को इससे एक नई पहचान हिंदुस्तान में मिलेगी। कैमरा सुमित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। और अब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन 2023 से इतर एक साक्षात्कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए कहा कि एआई के भविष्य के लिए सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है। I think it's not so much about what India hoped to achieve. I think we've been arguing, and our Prime Minister has repeatedly said that the future of tech ought to be shaped by countries working together. The last decade and a half of innovation and disruption, if you want to call it that, has been really shaped by a few companies from a few countries. And as we look out to the future, as we look at countries like India that have now a very surging, expanding digital economy and with startups and innovation, it's certainly important that the future of tech be shaped by a number of countries coming together and saying, look at AI, let's create this framework for AI that can be harnessed for the good of not just A country or B country, but for all countries and all peoples. So I think our goal in terms of attending this was to lend support to this kind of conversation of many countries coming together and saying, look, we are very interested in lifting our weight in helping shape what the world should be doing in terms of artificial intelligence and indeed all of these emerging technologies that are going to come at us in the coming years. No, I don't think this is a binary that we need to choose between innovation and regulation. Our Prime Minister in our country has very clearly invested in acknowledging that governments or democratically elected countries like ours have a primary duty to the safety and trust of our citizens, whether that's law and order in the real world or safety and trust on the internet and vis-a-vis these new technologies. So we will certainly keep safety and trust of our citizens as our goal, and we will ensure that any platform, AI or otherwise, are accountable for any harm that the platform causes to our citizens.
And we don't think this approach is in any way a binary or a choice between this and innovation. We think both of them can exist, coexist. The innovation economy can continue to grow. And when it comes to protecting citizens, do you believe that that is more of a national project, or should there be international? Look, we must also accept that the internet, the way the world of tech today exists, there are no borders. And so even if I in India have these great laws and great regulations, the crime or the harm can be perpetrated in another jurisdiction. The victim could be in India or vice versa. And the actual impact of the crime could be in a third jurisdiction. So I think the very nature of the ubiquitousness of the internet, and therefore of tech platforms on the internet, including AI, but not limited to AI, require countries to wake up to the fact that however outstanding the country is in terms of its own laws, that they will not be able to survive or succeed unless the corresponding other economies or the countries mirror their approach towards regulating the internet and regulating AI. So I think this partnership is almost an essential need as we look to the future to keep all our citizens safe or to enjoy the benefits of AI, that it's not going to be possible for any one country to do it on its own. And with that in mind, what do you make of China's involvement in this summit? Look, I think there's no disputing the fact that China is a major presence in tech, a major presence in AI. They have their ambitions. As long as countries, big or small, come onto the table and accept these basic principles, that at the end of the day, the future of tech is not going to look like any one country dominating it and sort of giving it out as if it was some kind of a favor. Rather, it should be from ground up designed to be an effort where every country, big or small, the global south or the developed nations and their people can enjoy the benefits of these technologies. So this is our philosophy. This is our Prime Minister has said this during the G20, that the world is one family. Our own conduct about DPIs, the digital public infrastructure, is that one that says that innovation should be accessible even to the global south, and it should not be the hegemony, if you want to call it that, of any one nation or two nations. And I'm glad to see China today present here, and I'm hopeful that they will listen to the way the world is thinking and align accordingly. दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने देश का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोमेंटम 2.0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स सुविधाओं से सक्षम यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना आसान बनाना है। देखते हैं हमारे सहयोगी ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने यात्रियों को दीपावली से पूर्व ई कॉमर्स सुविधाओं का शानदार तोहफा देते हुए देश का पहला वर्चुअली शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि मोमेंटम 2.0 मेट्रो के लिए भारत का पहला वर्चुअली शॉपिंग ऐप है, जिसमें दिल्ली मेट्रो के कार्ड के तत्काल रिचार्ज और अन्य उपयोगिता सेवाओं के लिए स्मार्ट भुगतान जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद है। यह ऐप QR टिकटिंग, मेन लाइन और एयरपोर्ट लाइन, ई शॉपिंग, डिजिटल लॉकर, स्मार्ट यूटिलिटी पेमेंट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाएगा। सारी चीज़ें ऑन द गो, यहाँ पर वो ट्रेन के अंदर बैठा है, अपने ऐप पे उसने ऑर्डर किया, वो जहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेशन है वहाँ पे अवेलेबल हो गया, लॉकर से लेके घर चला गया। दूसरी चीज़ ये इस पे टिकटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वो उसके लिए बहुत कन्वीनियंस है, कैशलेस है। थर्ड है जो इसमें AI यूज़ करके वो पैसेंजर की प्रेफरेंसेस के बारे में वो जानेंगे, वो जिस एरिया में जा रहा है इन सब से कुछ सेल चल रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता चलेगी। इस ऐप को तैयार करने में डीएमआरसी को तकनीकी सहयोग देने वाले टेक्नोक्रेट्स ने भी इसे उपयोगकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी बताया। सॉफ्टवेयर हमारा है, ऐप हमने डेवलप करी है, जो फीचर्स हम लेके आए हैं वर्चुअल स्टोर का, लॉकर का, ये पहली बार भारत में हो रहा है। विदेश में लॉकर्स वगैरह अवेलेबल हैं, वहाँ पे होते हैं, बट हिंदुस्तान में ये इट हैज़ बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको हर बार ट्रैवल करोगे, आप कुछ भी काम करोगे इस ऐप के थ्रू, तो आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। उन लॉयल्टी पॉइंट्स का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पेमेंट के लिए हो, चाहे वो कुछ सामान खरीदने के लिए हो, वो सब की हम इसमें सुविधा देंगे।
यह ऐप स्टेशन की जानकारी के साथ साथ सुविधाओं के स्थान, गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफार्म और पहली और अंतिम ट्रेन के समय की जानकारी भी देगा। सटीक समय पर यात्रियों के लिए बाइक कैब भी इसके जरिए की जा सकती है। अगर आप कहीं फूड आउटलेट या एटीएम की तलाश में हैं तो ऐप से उसका भी पता लगाया जा सकता है। ऐप स्टेशनों पर उपलब्ध दुकानों, आउटलेट, कियोस्क और एटीएम की भी जानकारी देगा। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता घरेलू बिजली जैसे गैस, मोबाइल, एटीएम, फास्टैग जैसे भुगतान भी कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं के हितों में अक्सर नवाचार करता रहता है और इसी क्रम में अब एक और नवाचार देश के सामने है। जी हाँ, यह है DMRC मोमेंटम 2.0। इसके जरिए एक और जहां दैनिक जीवन में आवागमन के उपभोक्ताओं को सरल और आसान सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर QR टिकटिंग के अलावा वर्चुअली स्टोर पर खरीदारी के साथ साथ डिजिटल लॉकर जैसी कई तरह की अन्य सुविधाएं भी उपभोक्ताओं को मिलेगी। मेरे सोगी कैमरामैन सनी कालरा और सौरभ के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। हमारा जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य चाहता है। हम पर्यावरण की नियति को आकार देते हैं। हम चाहें तो प्लास्टिक के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। आइए इको विकल्पों का समर्थन करें और एक समय में एक सोचे समझे कदम द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाएं। समाज के सभी वर्गों के संयुक्त प्रयासों से ही प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। इस दिशा में गैर सरकारी संस्था भारत सोका गाकाई ने की प्लास्टिक को ना कहें अभियान की शुरुआत। प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए जनसाधारण, उद्योगों और सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इस दिशा में प्लास्टिक का उपयोग कम करना, इसकी रिसाइकलिंग करना और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सोका गोकाई संस्था ने इस दिशा में प्लास्टिक को ना कहें पहल की शुरुआत की है। ये देखिए, दिल्ली NCR में BSD के सदस्य निर्धारित केंद्रों पर प्लास्टिक कचरा जमा कर रहे हैं और फिर इस एकत्रित प्लास्टिक कचरे को उचित रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है। मकसद प्लास्टिक के बढ़ते खतरों के प्रति न केवल जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार को प्रेरित करना और बढ़ावा देना है। ऐसा करने से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और हमारे क्षेत्रीय भरावों यानी कि लैंडफिल में इस प्रकार का कचरा कम से कम पहुंचेगा। ये जो ड्राइव है, इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम लोगों में ये अवेयरनेस और जागरूकता जगाएं कि प्लास्टिक का मेनेस क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है और उसमें वो एज एन इंडिविजुअल किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये है BSD 25 टन प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसमें एक महीने में 25,000 किलो प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करना और उसे रिसाइकिल करना शामिल है। ये जो मुहिम है 25 टन प्लास्टिक इकट्ठा करने की, ये सिर्फ एक शुरुआत है लोगों को ये सेंसिटाइज करने के लिए कि अगर हम में से एक इंसान 1-1 किलो भी इकट्ठा करता है तो हम 25 टन तो इकट्ठा कर ही लेंगे। ये देखिए, प्रदर्शनी में अधिक टिकाऊ दुनिया के लिए सतत एवं स्थायी मानव व्यवहार को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे घर से निकलने वाली प्लास्टिक या ऑफिस से निकलने वाली प्लास्टिक, यहाँ पे एक उसका अधिकांश हिस्सा, मेजॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज में एंड हो रही है। इससे हम परेशान है, वो मर जा रही है वाटर बॉडी और उसको हमें बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो आज BSD 25 टन ऑफ प्लास्टिक का है, तो इसको एक तरीके से देखिए, अगर ये प्लास्टिक वहीं पे कलेक्ट हो जाता है एट द सोर्स, जहाँ पे जनरेट हो रहा है, जहाँ पे घर लेवल पे, ऑफिस लेवल पे, तो ना तो वो किसी वाटर बॉडी तक पहुँचेगा, ना वाटर बॉडी को रिस्टोर करने की जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। माउंट एवरेस्ट की चोटियों से लेकर प्रशांत महासागर की गहराई तक दुनिया के सबसे सुदूर हिस्सों में भी प्लास्टिक कचरा मौजूद है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्लास्टिक कचरा 2060 तक लगभग 3 गुना होने का अनुमान है, जिससे लगभग आधा लैंडफिल में समाप्त हो जाएगा और 20% से भी कम रिसाइकलिंग के लिए निर्धारित किया जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दृष्टिकोण बदलने और स्थिरता अपनाने के लिए सामुदायिक जागरूकता बेहद जरूरी है और इस दिशा में भारत सोका गोकाई के प्रयास सराहनीय हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।